ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स इसके सब्जेक्ट और साथ ही साथ कोशिश करेंगे आपके स्केड्यूल्स को भी ख़त्म कर ले हम, ठीक है। पर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़े, क्योंकि हमें सब बोलते हैं कि मोस्टली हमें कंसेप्ट्स याद करने चाहिए, बट आपने शायद क्वेश्चन देखा हो जिसमें कि यूपीएससी ने पूछा था आपको ना डीपीएसपी लिखा ना फंडामेंटल राइट लिखा, जिसमें यूपीएससी ने आपसे पीवाईक्यू उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें उन्होंने पूछा कि पार्ट 4 आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि पार्ट 4 में आपके फंडामेंटल राइट आते हैं, आपके डीपीएसपी आते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो समटाइम्स आपको इनडायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है आपकी प्रीलिम्स में, बट मेंस में आपको ज़रूरत इसकी बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या आपको आपके किसी स्कीम को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी से ऐड करना है, कनेक्ट करना है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप साथ ही साथ उसके पार्ट्स लिखिए, कौन से पार्ट में आता है, और उसके आर्टिकल्स लिखिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। अब आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 22 पार्ट्स और उनके सब्जेक्ट और कुछ आर्टिकल्स दिए हुए थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे देश में जैसे जो जो ज़रूरतें आती गई उसके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता गया, कुछ पार्ट्स को ओमिट किया गया, कुछ नए पार्ट्स को इंसर्ट किया गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से पार्ट को ओमिट किया गया, कौन से पार्ट को इंसर्ट किया गया और किस पार्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट। तो देखो, आपका पार्ट 1 जो है उसमें क्या आता है, आपकी कौन सा सब्जेक्ट है, यूनियन और इट्स टेरिटरी, जिसमें आपके आर्टिकल 1 टू लेकर आपके 4 आर्टिकल तक कंक्लूड होते हैं। आपके पार्ट 2 में आपका आता है सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 टू 11 आते हैं। पार्ट 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट हो जाता है, दैट कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स, और उसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल नंबर 12 टू 35। वही पार्ट 4 में आपके आते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे, वो आते हैं। वो कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 36 टू लेकर 51। अब एक आर्टिकल आता है एक पार्ट आता है आपका पार्ट नंबर 4A। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स पार्ट 4A वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको इंसर्ट किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल नंबर आता है आपका 51A। इसी तरीके से आपका पार्ट 5 जो यूनियन को कंसीडर करता है, और पार्ट 6 जो कि स्टेट को कंसीडर करता है। अब अगर हम देखें तो पार्ट 5 में यूनियन में आपके आर्टिकल आते हैं 52 टू 151, बट यूनियन जो आपका पार्ट है उसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम अगर माने कि यूनियन एक बुक है और उसके अंदर अलग 5 अलग चैप्टर हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं आपके, देखा जाए पहला चैप्टर आता है आपका एग्जीक्यूटिव, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, जो आपकी आर्टिकल 52 टू 78 बात करती है। फिर आपका चैप्टर नंबर 2 बात करता है आपकी पार्लियामेंट, जिसमें आपकी प्रेसिडेंट, आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा आते हैं, और जो बात करता है आर्टिकल नंबर 79 से और 122 तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपकी पार्ट 3 में क्या आता है, पार्ट 3 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आती है, यानी कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, और इसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति की शक्ति या पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है। आपके चैप्टर नंबर 4 में आते हैं यूनियन जुडिशरी, जिसमें आपके आर्टिकल नंबर 124 टू 147, और चैप्टर नंबर 5 में आपका आता है गैर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आपके आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 148 टू 151। और इसी तरीके से आपका पार्ट 6 जो कि बात करता है स्टेट की, तो वहाँ पर आपके कितने चैप्टर्स हैं, वहाँ पर आपका एक चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाता है, वहाँ पे आपके 6 चैप्टर हो जाते हैं। यानी पार्ट 5 में आपके 5 चैप्टर्स होते हैं और पार्ट 6 में आपके 6 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर, इसमें आर्टिकल्स आते हैं 152 टू 237 तक। ये सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स आएंगे, जितने भी पार्ट्स आएंगे, जब आप पॉलिटी को पूरा आगे पढ़ते जाओगे तब आप देखोगे कि ये सारे पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक ही बार में याद नहीं हो रहा तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो, पहला चैप्टर आपका आता है जनरल, जिसमें एक ही आर्टिकल आता है 152। उसके बाद आपका सेम आता है एग्जीक्यूटिव, वहाँ चैप्टर 1 था यूनियन में, यहाँ चैप्टर 2 है। एग्जीक्यूटिव में आपके आते हैं 153 टू 167। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 168 टू
212 आर्टिकल आता है। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वहाँ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति थी, यहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी करने की आपकी गवर्नर की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। और आर्टिकल क्या है 213, वहाँ क्या है 123। अगर आपके चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे हाई कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, और ये बात आपका आर्टिकल आता है 214 to 232 आर्टिकल बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 6 क्या है कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जिसमें आपके आर्टिकल नंबर 233 से आर्टिकल नंबर 237 तक आते हैं। अब आपके सीधा आ जाता है पार्ट 8। इसका मतलब ये है कि आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 था, जिसको कि ओमिट कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों था? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और स्टेट को एडमिट किया गया, तो उस टाइम पे 4 टाइप के स्टेट होते थे, A, B, C और D, ठीक है। और ये कौन कौन से होते थे, इसको हम यूनियन टेरिटरी वाला, जब यूनियन और टेरिटरी वाला चैप्टर करेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे, बट मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि स्टेट ए में वो सारे स्टेट थे जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिसमें लेजिस्लेचर काम करता था, ठीक है। स्टेट बी जो आपके प्रिंसली स्टेट होते थे, स्टेट सी जिसमें कि आपकी जो चीफ कमिश्नर वाले स्टेट होते थे, और स्टेट डी जो कि डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के अंडर होते थे, जिसमें एक ही स्टेट था आपका अंडमान एंड निकोबार। तो जो पार्ट 7 था वो आपका बी टाइप के स्टेट से बात करता था, यानी प्रिंसली स्टेट के से बात करता था, जैसे आपका राजस्थान था, सौराष्ट्र था, इस तरीके के स्टेट से वो डील करता था। लेकिन आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1956 में, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रूप में भी जानते हैं, और वहाँ से आपके प्रिंसली स्टेट जैसा जो कंसेप्ट था उसको बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया गया, और आपके स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, देयर आर सम स्टेट्स और यूटीज, ठीक है। तो इसलिए पार्ट 7 को ओमिट कर दिया गया। पार्ट 8 आपका होता है यूटीज के बारे में बात करता है, 239 से लेकर 242 आर्टिकल्स है। उसके बाद है पार्ट 9 जिसमें पंचायत है आज के टाइम पे, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में पंचायत नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था आपका कि जहाँ पर पार्ट 7 आपको बी टाइप के स्टेट के बारे में डील करता था, वहीं पार्ट 9 आपसे डी टाइप के स्टेट के बारे में डिस्कस करता था, यानी कि जो आपका अंडमान एंड निकोबार था, तो उसको भी आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया गया। और फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ये जो आपका पार्ट है वो किसको अलॉट कर दिया गया, पंचायत को, जिसमें आर्टिकल आते हैं 243 से 243O। और इसी के साथ इंसर्ट किया गया एक नया पार्ट, दैट इज पार्ट 9A, जिसमें कि आपकी म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात कर रहा है, 243P टू 243Z के बारे में। और फिर आया आपका पार्ट 9 जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा है, जो आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, और इसमें आर्टिकल आते हैं 243ZH और 243ZT, ठीक है। अब देख लेते हैं बाकी जो बचे पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, सो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, जिसमें कि हम शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 244 से 244A आता है। वहीं पे पार्ट नंबर 11 आपका बात करता है रिलेशंस बिटवीन यूनियन और स्टेट के बारे में, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन और चैप्टर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात करता है। और इसमें आपके आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 245 से 263 तक। वहीं पे आपका पार्ट नंबर 12 फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट जैसी चीज़ों से बात करते हैं, जहाँ पे आपके आर्टिकल आते हैं 264 to 300A, जिसमें चैप्टर 1 आपका फिनेंस के बारे में है, चैप्टर 2 बोरोइंग, चैप्टर 3 इज योर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स। वहीं पे चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपके फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, और उसके लिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 308। इसी तरह आपका जो पार्ट 13 है वो बात करता है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में, जिसमें आर्टिकल 301 to 307 के बारे में हम बात करते हैं। वहीं पर आर्टिकल नंबर 14 आपका सर्विसेज के बारे में बात करता है, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे IAS, IPS, IFS बारे में, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके बारे में। तो इसमें भी 2 चैप्टर आपके, पहले सर्विसेज जिसमें 308 to 314 तक है, जिसमें 312 इज आर्टिकल अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, और चैप्टर 2 बात करता है आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें स्टेट वगैरह के लिए आ जाते हैं, तो 315 से 323 तक। वहीं पे आर्टिकल 14A जो नया वहीं पे पार्ट 14A जो नया इंसर्ट किया गया था फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 1976, और इसमें
आपके रिलेटेड आर्टिकल्स है 322A टू 322B। फिर आता है आपका पार्ट 15 जिसमें इलेक्शंस के बारे में बात कर रही है, आर्टिकल नंबर 324 टू 329A तक। पार्ट नंबर 16 बात करता है आपके स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू योर SC, STs, बैकवर्ड क्लासेस, एंग्लो इंडियंस, जिसमें आर्टिकल 330 टू 342 आता है और जिसमें एंग्लो इंडियंस के बारे में जो 2 सीट थी रिजर्व था फॉर द लोकसभा, अब उसको हटा दिया गया उस प्रोविजन को। आर्टिकल नंबर आपका पार्ट नंबर 17 जो बात करता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 343 से 351, जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स है। चैप्टर 1 इज योर लैंग्वेज ऑफ यूनियन, 343 टू 344। रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी बात कर रखे हैं 345, 349। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डाइवर्स है, ना सिर्फ हमने यूनियन के बारे में, ना सिर्फ हमने स्टेट के बारे में, बल्कि विद इन द स्टेट हमने रीजनल डाइवर्सिटीज को भी देखा है। और जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें आप इसको एज एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। फिर आपका चैप्टर 3 आता है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, जिसमें 348 से 349 आर्टिकल आते हैं। और फिर आते हैं आपके स्पेशल डायरेक्टिव्स, जिसमें आप ये बोलते हो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, 350 से 351 आर्टिकल। फिर आपका पार्ट नंबर 18 आ जाता है, जिसमें इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं 352 टू 356। 352 इज योर अबाउट नेशनल इमरजेंसी। फिर 356 कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी अगर फेल हो जाती है विद इन द स्टेट, एंड 360 इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आपका आ जाता है पार्ट नंबर 19 जो बात करता है मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में, और जिसमें आर्टिकल आ जाते हैं 361 टू 367। अब आपके 3 पार्ट हो रह गए हैं, आपका 20, 21 एंड 22, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे आपके 22 पार्ट थे, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 25 पार्ट हो गए, लेकिन हमने जैसे देखा कि आपका पार्ट 4A ऐड किया गया, तो वो पार्ट 4 के साथ ही ऐड किया गया। अब आपका पार्ट नंबर 14A है, तो वो 14 के साथ ही A है। तो अगर आप नंबर्स में जाओगे तो आज भी 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे काउंट करोगे तो आपके कितने पार्ट है 25। तो बाकी जो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं और साथ ही देख लेते हैं हमारे शेड्यूल्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 20, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, जिसमें आपका एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 368, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, और जिसमें 2 टाइप की मेजोरिटी की बात की गई है, ठीक है। फिर आपका पार्ट नंबर 21 आता है आपका टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन, जिसमें आर्टिकल नंबर 369 टू 392 आते हैं। और पार्ट 22 आपका बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में, जो 393 से 395 आर्टिकल के बारे में बात करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं शेड्यूल्स। ओके, सो अब देख लेते हैं कि हम कितने शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 आपकी अनुसूचियाँ या 8 शेड्यूल थे। उसके बाद आपके 4 शेड्यूल्स और जोड़े गए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट शेड्यूल बात करता है जितने भी आपकी स्टेट ड्यूटीज के नाम है वो सारे के नाम की लिस्ट आपके फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 टू 4 आते हैं। सेकेंड आपका जो शेड्यूल है वो बात करता है सैलरी के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होगी, गवर्नर की सैलरी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस की सैलरी क्या होगी, कैग की सैलरी क्या होगी, या फिर जो भी आपके क्या कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी क्या होगी, वाइस चेयरमैन की सैलरी क्या होगी, ये सारे प्रोविजन हैं। जिसमें आपके मल्टीपल आर्टिकल्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 59 का 397 एंड सो ऑन। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी मेंशन है बट वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें दे देता है। क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होता है तो हम सोचेंगे उसको सैलरी तो ऑब्वियस सी बात मिलती होगी, बट वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नहीं दी जाती, उसको एज अ चेयरमैन सैलरी दी जाती है। थर्ड रिलेट करता है आपकी ओथ और जितनी भी अफर्मेशंस हैं, यानी जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे या एमएलएज हो जाएंगे, जो आपके जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं जो यूनियन लेवल पे होंगे, जितने भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी ओथ कैसे होगी,
कैट की ओथ क्या होगी। तो ये सारे यहाँ पे प्रोविजन आपको दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट की ओथ यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ आपकी जो शेड्यूल है वहाँ पे आपकी है कि राज्यसभा में जितनी भी यूटीज है, जितने भी स्टेट है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, जो कि डील करता है आर्टिकल नंबर 4A और 18(2) से। वही फिफ्थ शेड्यूल आपका बात करता है जितने भी आपकी शेड्यूल एरिया है और जितनी भी आपकी शेड्यूल ट्राइबल्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब फंक्शन कैसे काम करेगा। और इसमें 4 स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट को ऐड किया गया है और ये डील करता है विद आर्टिकल नंबर 244 का 1। उसके बाद है आपका 6 स्केड्यूल्स जो कि उन 4 स्टेट के बारे में बात करता है, AMT स्क्वायर यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, जो कि आर्टिकल 244(2) और 275(1) से डील करता है। 7 शेड्यूल में आपकी तीनों लिस्ट दी गई है, यूनियन की, स्टेट की, कंकरेंट लिस्ट, और ये डील करता है 246 आर्टिकल से। वहीं 8th स्केड्यूल्स जिसमें लैंग्वेज थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, उसके बाद 22 लैंग्वेज हो गई हैं। ये डील करता है 344(1) से 351 के बारे में। इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 5th शेड्यूल से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, 4th शेड्यूल से पूछ चुका है, 9th, 10th, 11th सबसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल बात करता है लैंड रिफॉर्म से। 9th शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया और आर्टिकल नंबर 31 का भी ऐड किया गया, जो कि बताता है कि अगर डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार कोई प्रोविजन करती है तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। फिर आपका 10th जो आपका शेड्यूल है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लो, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से उसको ऐड किया गया और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये डील करता है 1022 एंड 191(2) आर्टिकल से, ठीक है। इसमें बात की गई है कि कब कितनी पार्टी के मेंबर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको दल बदल माना जाएगा, किसे दल बदल नहीं माना जाएगा, क्वालिफिकेशंस बताता है। फिर आर्टिकल नंबर 4 आपका शेड्यूल नंबर 11 बात करता है पंचायती राज के बारे में, जिसमें 29 आपके विषय दिए गए हैं। 243G आर्टिकल से ये बात करता है। उसके बाद है आपका 12th शेड्यूल जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है, जिसमें 18 आपके विषय दिए गए हैं, टॉपिक्स हैं, और ये 243 का W आर्टिकल से आपका डील करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल्स ये सारी चैप्टर वाइज आएंगी। अगर पंचायती राज है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स पंचायती राज वाले चैप्टर में है। एंटी डिफेक्शन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसको अलग से सेपरेटली किसी और लेक्चर में बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।